अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एंड कहाँ किया था? रिड्यूसिंग ना। चलें और ये कौन लिख लें सवाल। रिकॉर्ड ने पूरी नहीं की तो मैंने ज़बानी बोल दिया था ना, मैंने ज़बानी बताया तो था, मैंने फिगर्स तो बता दी थी, बना भी दी थी, रजिस्टर पे लिख देता हूँ कहते हैं आगे। तो और लिखें सवाल। A company has a loan. A company has a loan of 300 million. A company has a loan of 300 million at 12% from government. 300 million at 12% from government. On 1st January 2024 an offer from government was received. An offer from government was received to waive off this loan. Waive off this loan if we purchase a building in newly developed industrial area. Newly developed industrial area. गवर्नमेंट ने कोई नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है तो गवर्नमेंट ने हमें कहा है कि लोन माफ कर देंगे अगर तुमने वहां बिल्डिंग खरीद ली तो। ऑन 1st April 2024 management decided to accept this offer. Management decided to accept this offer. Building was actually purchased on 1st July 24 for 400 million. 1st July 24 for 400 million. And as a result, loan was waived off by government with effect from 1st July 24. With effect from 1st July 24 after payment of interest for first 6 months. 6 महीने चूंकि गुजर गए हुए थे तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा वो 6 महीने का इंटरेस्ट दे दें तो लोन माफ।
आफ्टर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 6 months। बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 20 साल है। मुझसे रिक्वायर्ड है जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग, जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 24। फर्स्ट जनवरी को हमें गवर्नमेंट से आई ऑफर, तो उसको हमने फिर 3 महीने सोचा और फाइनली हमने 1 अप्रैल को फैसला किया कि बिल्कुल ठीक है, हम ये काम करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर मौजूद है, हमने भी 1 अप्रैल को तय कर लिया। तो रिकग्निशन की कंडीशंस क्या थी? फॉरगिवेबल लोन के बारे में, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो कि हम कंडीशंस पूरी कर लेंगे, तो 1 अप्रैल को हमने फैसला कर लिया और 1 अप्रैल को फैसला कर लिया तो खरीद ही लेंगे बिल्डिंग। तो 1 अप्रैल को हम ग्रांट रिकॉग्नाइज कर लेंगे। अच्छा, क्या हमें कैश मिलना है? तो फिर ग्रांट रिसीवेबल नहीं डेबिट होगा, हम लोन को ही डेबिट कर देंगे, लोन खत्म। और मैंने बताया कौन सा तरीका यूज करना है, तो बाय डिफॉल्ट मेथड 2 300। ये मैंने आपको शायद पहली क्लास में लिखाया था कि फॉरगिवेबल लोन को हम गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज कर लेंगे, यानी रिकॉर्ड कर लेंगे, जब रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए कि हम शर्तें पूरी कर लेंगे। तो 1 अप्रैल को हो गई रीजनेबल एश्योरेंस। फिर इसके बाद क्या हुआ? 1 जुलाई को हमने बिल्डिंग खरीद ली। 1 जुलाई 24 बिल्डिंग डेबिट, कैश क्रेडिट 400। फिर लोन वाकई माफ हो गया तो हमने तो पहले डेबिट कर लिया हुआ है, लेकिन हमें 6 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट कितना? 300 मिलियन, 12%, 6/12, हाँ जी 18। अच्छा, लोन बेशक हमने 1 अप्रैल को डेबिट कर दिया हुआ है, लेकिन ऑफिशियली इंटरेस्ट तो पड़ ही रहा था ना, तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट पड़ा। और फिर उसके बाद ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, 400 की लाइफ, 20, 6 महीने है। अच्छा ठीक है, और यही वाला सलूक इसके साथ भी कर लेते हैं। गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट 326/10, 7.5। ये होती है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट।
मैंने कल हेडिंग दी थी 1.1, क्या कहा था? कैश ग्रांट। ये अब तक सब यही करा रहा था, नॉन कैश ग्रांट। इसको नॉन मॉनेटरी ग्रांट भी कहते हैं। मैंने कल ग्रांट की अकाउंटिंग करानी शुरू की थी और उसके बाद पहली हेडिंग दी थी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स क्या होती है? जिसकी प्राइमरी कंडीशन है लॉन्ग टर्म एसेट्स को खरीदना, बनाना, रखना। और उसमें फिर मैंने आगे 1.1 कह दिया था कैश ग्रांट, यानी हमें एसेट नहीं कैश मिल रहा है। नॉन कैश ग्रांट हमें गवर्नमेंट एसेट ही दे देती है, प्लांट ही दे दिया, लैंड दे दी। अच्छा हाँ, ओहो, इसके बारे में एक नोट लिखवाना है। पहले खैर है, तार जोड़ के तो नीचे लिख लेना, कोई मसला नहीं है। ये जो कैश ग्रांट पढ़ा रहा था, इससे रिलेटेड एक नोट लिखवाना है, तो एक नोट लिखें। अगर ये हेडिंग नहीं दी तो पहले नोट लिख लें, अगर हेडिंग दे दिया तो पेज के नीचे लिख लें, कोई बात नहीं, बॉर्डर बना लेना उस पर। चले पहले समझा देता हूं। अगर हमें ग्रांट मिली है लैंड खरीदने के लिए, तो चांसेस यही हैं कि उस पे मेथड 2 लगाया होगा बिजनेस ने। यानी अगर लैंड खरीदने के लिए मिली है ग्रांट, तो लैंड डेबिट, कैश क्रेडिट, और फिर जब कैश मिला होगा तो लैंड ही क्रेडिट। इससे क्या होगा? लैंड डेप्रिशिएट तो होनी नहीं है, तो वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पे आ रही होगी। चांस कम है कि बिजनेस ये वाला मेथड फॉलो करता हो, लेकिन चलो खैर है, करता है। अगर करता है तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेथड 2 फॉलो करता है, तो इस गवर्नमेंट ग्रांट के साथ क्या सलूक करना होता है? अभी क्या किया ये है? इनकम बनाते हैं, किससे मैच कराने के लिए? डेप्रिसिएशन से। तो उसने तो डेप्रिशिएट ही नहीं होना फिर, है? नहीं, एक ही बार इनकम नहीं बनानी। हाँ जी, हर साल, कितने साल तक? अगर गवर्नमेंट ने लैंड दी होगी ना, तो उससे आगे भी कोई बात की होगी। गवर्नमेंट ने ये कहा होगा लैंड रखो तो क्रिकेट खेला करो। गवर्नमेंट ने कोई और बात की होगी, लैंड देके साथ कुछ ना कुछ को फैक्ट्री बनानी होगी, कुछ और काम करना होगा। तो वो जो कुछ और काम करना होगा उसकी डेप्रिसिएशन से मैच कराएंगे। तो नोट ये लिख लें, if grant relates to a non-depreciable, if grant relates to a non-depreciable land, and method 2 is followed for accounting. अगर ग्रांट लैंड से रिलेटेड है और मेथड 2 फॉलो होता है, then grant shall be recognized, then grant shall be recognized अच्छा, वैसे मेथड 1 में भी करना ऐसे ही पड़ेगा आईएएस के मुताबिक, इसलिए बिजनेस फिर टेक्निकली मेथड 2 ही फॉलो कर रहा होगा। यानी आईएएस ने नहीं ये कहा मेथड 2 फॉलो होता, ये मैं कह रहा हूं। क्योंकि अगर मेथड 1 फॉलो हो रहा होगा तो आईएएस ने जो रूल बनाया है उसके लिए करना उसको मेथड 2 ही फॉलो करेगा। तो इसलिए मैंने आपको लिखवा ही दिया कि मेथड 2 फॉलो होता है। क्या लिखा? ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, बस इतना ही, शैल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर द पीरियड to match against
costs of meeting other related obligations, और ये इतना काफी नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में मिसाल लिख लीजिएगा जो मैंने बिल्डिंग की मिसाल दी थी कि अगर ग्रांट मिली है लैंड के लिए, लेकिन साथ ये भी शर्त गवर्नमेंट ने लगाई है कि इस पे बिल्डिंग बनानी है, तो फिर लैंड की ग्रांट को बिल्डिंग की डेफिनेशन से मैच कराना है। ये ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लें, दोबारा बता रहा हूं, ब्रैकेट में एग्जांपल लिख लें कि अगर गवर्नमेंट ने लैंड के लिए ग्रांट दी है, लेकिन साथ ये भी शर्त लगाई है कि इस लैंड के ऊपर बिल्डिंग भी बनानी है, तो फिर उस बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन से मैच कराना है ग्रांट को। लिख ली मिसाल। अच्छा, अब ये नॉन कैश ग्रांट, फॉर एग्जाम्पल हमें बिल्डिंग ही रिसीव हो गई, हमें बिल्डिंग ही मिल गई। पहले था बिल्डिंग के लिए कैश मिलना, अब है बिल्डिंग ही दे दी गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट के पास कोई जगह थी, गवर्नमेंट ने कहा ये आप रख लें। अब अगर गवर्नमेंट ने हमें बिल्डिंग ही दे दी है, तो टेक्निकली इस पे मेथड 1 लग ही नहीं सकता। क्यों? हाँ जी, बिल्डिंग डेबिट और मेथड 1 बिल्डिंग डेबिट, नहीं कैश नहीं मिला ना, बिल्डिंग ही मिल रही है, तो बिल्डिंग डेबिट और है बिल्डिंग ही क्रेडिट। वही मेथड 1 में क्या क्रेडिट करते हैं? एसेट ही ना, तो बिल्डिंग डेबिट तो बिल्डिंग ही क्रेडिट, तो मजाक हो जाएगा। तो इसमें मेथड 1 तो लग ही नहीं सकता, इसलिए इसमें तो लगेगा मेथड 2। अब जब लगेगा मेथड 2, तो फिर मसला यह है कि कैश तो मिल नहीं रहा, तो फिर एंट्री की अमाउंट क्या होगी? बिल्कुल सही है, फेयर वैल्यू। इसके लिए ना आईएएस ने 2 इजाजतें दी हुई हैं, लिखें अंग्रेजी। ये मैं आपको अभी लिख ही देता हूं जो अभी कहा है कि टेक्निकली मेथड 2 कैन ओनली बी यूज्ड, यानी टेक्निकली मेथड 2 ही है सिर्फ जो यूज हो सकता है। अच्छा, अब लिखें अंग्रेजी, ये लिखें, यहां तक हेडिंग दे लें, फिर अंग्रेजी बताता हूं। हेडिंग ले ली, चल अंग्रेजी लिखें। एसेट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट, एसेट एंड रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट
both can be recorded at IS की तरफ से ना दो इजाजतें हैं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, एट के बाद बता रहा हूं, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट यानी बिल्डिंग की जितनी फेयर वैल्यू है उतने से ही बिल्डिंग डेबिट और गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो और डेप्रिसिएशन रेट निकालना हो और रेजिडुअल वैल्यू ना हो, तो हम वन क्यों, तो हम बस एक मामूली सा नंबर रख लेते हैं 1, और अगर 1 रुपया नहीं रखना तो बिजनेस की मर्जी है, वो 1 मिलियन भी रख सकता है, 1 लाख भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनके फिगर्स कितनी बड़ी बड़ी हैं। तो ये मामूली सी वैल्यू है, इस मामूली सी वैल्यू को कहेंगे नॉमिनल अमाउंट। तो बिजनेस की मर्जी है, वो कोई नॉमिनल अमाउंट रख सकता है। 100 रुपए पे एसेट डेबिट, 100 रुपए पे गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट, कोई नॉमिनल सी अमाउंट रख ले। कंपनी की मर्जी है, चाहे तो वो फेयर वैल्यू के ऊपर एंट्री कर ले और चाहे वो कोई मामूली सी अमाउंट पे एंट्री कर ले, ये आईएएस की तरफ से इजाजत है। अब वो मामूली अमाउंट कितनी है ये बिजनेस फैसला करेगा, हो सकता है बिलियंस का बिजनेस हो तो उनके लिए मिलियन भी मामूली हो, तो कोई मामूली सी अमाउंट के ऊपर वो एसेट और गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर लेंगे। ये हो गई जी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अब आते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम पे। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, कल मैंने हेडिंग दी थी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स ये उसी की प्रैक्टिस करा रहा था। अब ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम क्या होती है, जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स नहीं होती है। ये जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम होती है ना, ये या तो किसी पास्ट के गम को भुलाने के लिए, बच्चे को मार पड़ गई ना तो उसको चुप कराने के लिए उसको चिज्जी ले दी, तो अब वो जो चिज्जी लेके दिए, चिज्जी समझते, तो चिज्जी जो ले दी वो किस लिए लेके दिए, चुप करवाने के लिए, रो रहा था। अच्छा, अब उस चिज्जी के लिए उसको और कोई होमवर्क नहीं करना है, पास्ट तकलीफ का बस सिर्फ गम भुलाने के लिए चिज्जी दे रहे हैं उसको। तो अगर गवर्नमेंट हमें इस तरह की चिज्जी दे रही है, ये उधर ज्यादा दूर पड़ना है मुझे, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, अगर हमें गवर्नमेंट चिज्जी दे रही है क्योंकि हमें कोई बहुत पास्ट में तकलीफ पहुंची थी, कोई सैलाब आया था, उससे नुकसान हो गया था, बहुत सारे लॉसेस थे, और उसकी वजह से गवर्नमेंट हमें तसल्ली देने के लिए पैसे दे रही है, तो अगर तो ग्रांट है फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, कंपनी के हालात बहुत खराब है, इमीडिएट गवर्नमेंट ने कहा ये पैसे रख लो वरना तो हम सर्वाइव ही नहीं करेंगे, या फिर ये मैं इस शाख पे दो चीजें इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का आंसर सेम है, या तो गवर्नमेंट हमें इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ग्रांट दे रही है या फिर हमें चिज्जी दे रही है एज कंपनसेशन फॉर पास्ट कॉस्ट्स या लॉसेस। हमें पास्ट में कुछ खर्चे पड़े थे, एक्सपेंस कह देता हूं बल्कि, कॉस्ट तो फिर वो प्लांट ही ना लगे, एक्सपेंसेस। पास्ट में कोई सैलाब की वजह से फैक्ट्री का बहुत नुकसान हो गया था, तो गवर्नमेंट ने उसकी कंपनसेशन के तौर पे हमें पैसे दे दिए, या प्रोटेस्ट हो रहा था तो हमारी फैक्ट्री को आग लग गई, या जैसे ये कराची में 3-4 साल पहले जहाज क्रैश हुआ था एक इलाके में, तो इस तरह से कोई हादसा हुआ, गवर्नमेंट ने हमें उसकी कंपनसेशन दे दी। तो या तो गवर्नमेंट ने हमें चिज्जी दे दी है क्योंकि हम पहले रो रहे थे, पास्ट हम पहले रो रहे थे, हमें चुप कराने के लिए पैसे दिए हैं, या हमारी हालत ही ऐसी है कि हमें रोना आ रहा है तो उसके लिए पैसे दिए हैं। इन दोनों का जवाब यह है कि इस ग्रांट को कितने अरसे पे फैला के इनकम बनाए, फौरन। क्योंकि अगर वो बच्चा रो रहा था और उसको चिज्जी लेके दे रहे हैं, कहेंगे चिज्जी तुम्हें 10 साल बाद मिलेगी, तो और रोना शुरू कर देगा।
तो इसलिए हम इसको फॉरेन इनकम बना लेंगे। तो हम उस ग्रांट को फॉरेन इनकम बना लेंगे। अच्छा, वजह दोबारा सुन लें। ये पास्ट एक्सपेंसेस की तकलीफ थी, उस तकलीफ की कंपनसेशन के लिए हमें पैसे दे रहे हैं, तो उसको फ्यूचर किससे मैच करा रहा है, इसलिए फॉरेन इनकम बना ली। इसी तरह हमें इमीडिएट सपोर्ट के लिए पैसे दे रहे हैं, हमारी हालत पे तरस खा के, कोई फ्यूचर की शर्तें नहीं रख रहे हैं, तो इसलिए इसमें ग्रांट को पेंडिंग करने का कोई रीजन नहीं बन रहा, इसलिए फॉरेन इनकम बना लेते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पैसे रख लें और अगले 4 साल तक आपने यहां के लोकल लोगों को नौकरी से नहीं निकालना, बिजनेस चले या ना चले, जैसे कोरोना के दौर में ना बहुत सारे लोगों को नौकरी से निकाल रहे थे, तो हो सकता है गवर्नमेंट को स्टेप ले कि आप हमसे पैसे ले लें, उनको तनख्वाह देके नौकरी से ना निकालें। तो अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि ये पैसे रख लो और अगले 4 साल तक लोगों को तनख्वाहें देनी है, तो अब इन गवर्नमेंट ग्रांट के पैसों को कब इनकम बनाए, जैसे फ्यूचर में जिस पैटर्न से वो एक्सपेंस बनेगा। ये कल बात बताई थी आपको। इस सारी अकाउंटिंग के पीछे ना, चाहे वो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, चाहे ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है, कल शुरू में बताई थी ये बात। अगर तो है किसी पुरानी तकलीफ के लिए, तो फिर तो फॉरेन इनकम है। लेकिन अगर कोई फ्यूचर की शर्त है, तो जब जब जैसे जैसे उस शर्त को पूरा करने वाला खर्चा होगा नहीं, जब वो एक्सपेंस बनेगा, जब खर्चा होगा नहीं, जब खर्चा एक्सपेंस बनेगा, क्योंकि खर्चा होगा तो बिल्डिंग खरीद ली, खर्चा हो गया, प्लांट खरीद लिया, खर्चा हो गया, खर्चा होगा नहीं, जब वो खर्चा एक्सपेंस बनेगा उससे मैचिंग कर दी है। तो ये वाली बात यहां भी लगेगी कि अगर हमें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है और उसके बदले कल को कोई फ्यूचर शर्तें, ग्रांट रिलेट कर रही है हमारे कल के कुछ फ्यूचर एक्शन से, टू मीट सर्टेन फ्यूचर एक्सपेंसेस। इस शाख में था कि ग्रांट पास्ट हुए एक्सपेंसेस या लॉसेस की कंपनसेशन के लिए मिल रही है, या हमारे हालात खराब हैं तरस खा के मिल रही है, तो फॉरेन इनकम। लेकिन अगर ग्रांट मिल रही है फ्यूचर के किसी एक्सपेंस से मीट करने के लिए, तो फिर ये फॉरेन इनकम नहीं बनेगी, ये बनेगी डेफर्ड इनकम। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल एसेट का मेथड 2 था ना, बिल्कुल ये वैसे ही चलेंगे कि इसको हम लायबिलिटी बना के रखेंगे और फिर ओवर द पीरियड इनकम बनाएंगे, किससे मैच करते हुए, ये खर्चा, ये एक्सपेंस जब जब जैसे जैसे होगा उससे मैच करवाना है। इस ग्रांट को हम लायबिलिटी समझेंगे, बिल्कुल जैसे कल मेथड 2 था, और फिर इसको इनकम बनाएंगे। जिन एक्सपेंसेस के लिए ये ग्रांट मिली है उनसे फिर मैच करवाएंगे। ये रिलेटेड फ्यूचर एक्सपेंस से बात समझ आ रही है? रिलेटेड असल में आईएस की अंग्रेजी है एक्सपेंसेस फॉर विच द ग्रांट्स आर इंटेंडेड टू कंपनसेट, तो रिलेटेड, ठीक है। जिन एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट मिली है, जब वो एक्सपेंस बनेंगे तो हम फिर ग्रांट को इनकम बनाएंगे। और इधर मेरे पास जगह कम है, इसी के नीचे यहां लिखा हूं, इसी के नीचे, जैसे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट था, उसकी प्रेजेंटेशन के 2 तरीके थे। उन 2 तरीकों का एंड रिजल्ट क्या निकल रहा था, एक तरीके में डेप्रिसिएशन थोड़ी आ रही थी और एक में डेप्रिसिएशन अलग आ रही थी और इनकम अलग आ रही थी। तो इसी तरह से ना आईएएस ने अलाउ किया है कि आप चाहे तो इस ग्रांट को इनकम अलग
और इस एक्सपेंस को एक्सपेंस अलग दिखाएं, या चाहे तो ग्रांट इनकम को एक्सपेंस में नेट कर दें। ये चले आप खुद ही लिख लें उर्दू इंग्लिश पंजाबी। इसके नीचे तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, इसके नीचे कि आईएएस की तरफ से प्रेजेंटेशन अलाउड है कि इस ग्रांट इनकम को एक्सपेंस से नेट भी कर सकते हैं और एक्सपेंस और इनकम अलग अलग भी दिखा सकते हैं। दोबारा आईएएस 20 प्रेजेंटेशन अलाउ कर रहा है कि एक्सपेंस अलग और ग्रांट इनकम अलग शो करें इनकम स्टेटमेंट में, या ग्रांट इनकम को एक्सपेंस में से ही नेट कर दें। लेकिन अगर आप अल्फाज पकड़ के लिखते हैं ना तो फिर वो कैश नहीं पकड़े जाते आपसे। बात सुना करें और अपने अल्फाज में लिखा करें। मिसाल दे देता हूं, अगर हमें ग्रांट मिल रही है सैलरीज देने के लिए तो सैलरी एक्सपेंस अलग दिखाएं, ग्रांट इनकम अलग दिखाएं, ये भी सही है। और सैलरीज ही नेट दिखा दें, यानी 100 रुपए सैलरी देने के लिए 70 रुपए ग्रांट मिल रही है, तो 100 का एक्सपेंस 70 की इनकम दिखा दें, या 30 का सैलरी एक्सपेंस दिखा दें। भाई ये अपने आपको बताना है आपने। और अगर आपको लगता है आपका साथ वाला आपसे ज्यादा बेहतर पता तो चले उसको देख के लिख लें। हाँ जी लिखा। चलें अब करते हैं इसकी प्रैक्टिस। लिखें सवाल। on 1st January 22, on 1st January 2022 फॉलोइंग नहीं फॉलोइंग रहने दें, वो अगले साल में डालता हूं। नहीं कुछ नहीं ऑन 1st January 22 a grant of 40 million was received as a financial support अच्छा अब ये अल्फाज धोखा देने के लिए हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करने का इधर होता है, पूरी अंग्रेजी देखें। एज अ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर परचेज ऑफ फ्यूल फॉर प्लांट एंड मशीनरी for 3 years. Purchase of fuel
was planned as follows. Purchase of fuel was planned as follows. ईयर बताऊंगा और फ्यूल बताऊंगा. ईयर और फ्यूल 2022 में uh, 10 million liters. 10 million liters ज्यादा हो गया तो कोई बात नहीं यार. 2023 में चलो 6 मिलियन लीटर्स कर ले. 6 मिलियन लीटर्स नहीं 23 में 6 मिलियन. 22 को नहीं काट देना. 22 10 मिलियन है, 23 6 मिलियन लीटर्स है. और 2024 4 मिलियन लीटर्स. ये 3 साल का इस तरह से प्लान किया. फ्यूल वॉज परचेज्ड in 3 years in accordance with plan. In accordance with plan. आपसे रिक्वायर्ड है 2022 की, 23 की और 24 की ग्रांट इनकम क्या बनेगी. अच्छा पहले बताएं ये है कि ये है क्योंकि फ्यूचर के खर्चे की सपोर्ट है. फाइनेंशियल सपोर्ट का वर्ड देख के ये नहीं है, फ्यूचर का खर्चा है इसलिए ये है. तो इसको 3 साल में बताएं कितनी कितनी इनकम बनेगी. जी 40 मिलियन की ग्रांट है और हमारा प्लान है पूरे साल में टोटल कितने लीटर. तो अब उसको जब मैचिंग करानी है तो पहले साल में खरीदा 10, दूसरे साल में 6 और तीसरे में 4. तो हमारा मकसद है मैचिंग कराना. तो अगर ग्रांट मिली है फ्यूचर के किसी खर्चे से तो उससे मैच कराना है, और अगर पास्ट या बगैर किसी वजह के पैसे मिले हैं तो फौरन इनकम बना लेंगे. और लिखें सवाल. जी अच्छा हमने ना मैच करवाना है और आईएएस ने कहा है कि बस कोई सिस्टमैटिक तरीका. अब आईएएस के वर्ड है सिस्टमैटिक तरीका मैचिंग कराने का. मैंने तो आपको कहा ना मैच करवाना है. अब वो कोई सिस्टमैटिक तरीका है. ये बिजनेस की मर्जी कि क्या वो सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से रेशो बांट ले या कल को फ्यूल और महंगा हो जाएगा फिर और महंगा हो जाएगा तो फ्यूल की अमाउंट से मैच करा ले. ये बिजनेस की मर्जी.
मैंने इसलिए आपको इसमें अमाउंट बताई नहीं ताकि हम क्वांटिटी से मैच करा लें। लेकिन अगर फ्यूल, सवाल ये पूछा है कि अगर अगले साल फ्यूल महंगा हुआ तो फिर, तो बिजनेस की मर्जी के चाहे वो फ्यूल की अमाउंट से मैचिंग कराए चाहे वो इसकी क्वांटिटी से मैचिंग कराए। आईएएस ने कहा है सिस्टमैटिक, तो इसकी अमाउंट से भी हो सकती है, क्वांटिटी से भी हो सकती है। अच्छा सवाल लिखें भाई, और इस सवाल को ना आप अपने साथ सिंसेरिटी के साथ इसको जो मैं कहूंगा लिखने को, तो फिर वो लिखना इसके आंसर में। अभी सवाल लिखें फिर बताता हूं क्या करना है। ड्यूरिंग 2024 फॉलोइंग ग्रांट्स वर अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड। फॉलोइंग ग्रांट्स वर अप्रूव्ड एंड रिसीव्ड। नंबर 1, grant of 10 million was received for immediate financial support. Next, grant of 100 million was received to purchase an office building. इसी में चल रहा है, इसी में। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 20 साल है। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 20 साल है। Another condition, इसी में चल रहा है। Another condition was attached to this grant. To keep at least 40 persons employed, 40 persons employed from local population। यानी जिस इलाके में बिल्डिंग खरीदने के लिए गवर्नमेंट पैसे दे रही है, गवर्नमेंट ने कहा है कि इस इलाके से आपने कम से कम 40 लोग एम्प्लॉय रखने फॉर 5 years। तीसरी ग्रांट, A plant was received as grant for use in business। नेक्स्ट, चौथी ग्रांट, ग्रांट ऑफ 15 million, 15 million was received as a support for research project which is expected to take 3 years to complete। अच्छा, अब ना आपने अपने हमसाये के टैलेंट पे भरोसा नहीं करना, हर एक ने अपना खुद अंदाजा लगाना है। आपसे रिक्वायर्ड है डिस्कस हाउ each of the above grant will be treated। यानी आपने हर एक के बारे में अंग्रेजी में लिखना है कि इसका क्या करना है, लेकिन सिर्फ आधी लाइन नहीं। आपको सवाल में जो कुछ भी एग्जामिनर ने पूछा है
उसका मुकम्मल जामे कंप्रेहेंसिव जवाब देना है आप। यानी जो कुछ उस पे वो जो जो एरिया छेड़ता नजर आ रहा है आईएएस का, उसका जवाब नजर आना चाहिए। अब ये आपके लिखने की क्वालिटी है, आप उसमें क्या क्या लिखते हैं, पूरा मजमून नहीं लिखना, लेकिन ये आपने अपने आप को असेस करना है कि इसमें आप कितनी अंग्रेजी लिख सकते हैं। करें, अभी करें, लिखें, सारे लोग लिखें, फिर मैं करूंगा डिस्कस, फिर असेस कर लीजिएगा कहां क्या गलती थी। लेकिन सब लोग बेटा खुद ट्राई करें, 2-4 लोग मिल गए नहीं। आपको जो कुछ भी पढ़ाया उस पर जो कुछ भी देखें, चले चले मेरी एक मिसाल सुने। आपसे कोई पूछता है कि एक ना बोर्ड चाहिए, तो बोर्ड, बस इतना ही जुमला है, तो कहां से मिलेगा, कितने तक का मिल जाएगा। अब आप जवाब, जाओ मार्केट से पता कर लो, फिर अगला मशवरा मांग रहा है, तो आपका जवाब, एक अच्छा जवाब क्या होगा है? हाँ, बोर्ड की आपको उसको टाइप्स बतानी पड़ेंगे। मैं देखो, अगर इस काम के लिए चाहिए तो ये बेहतर है, इस काम के लिए चाहिए तो ये बेहतर है, ये ज्यादा बेहतर जवाब है। तो इसलिए जो सवाल में उसने आपसे पूछा है, अगर तो उसका क्लियर आंसर नजर आ रहा है तो आप वो स्ट्रेट आंसर लिखें। लेकिन जो चीज उसने पूछी है उसके 2-3 आंसर हो सकते हैं, तो फिर आपको वो 2-3 बातें लिखनी पड़ेंगी। चलिए अब आप देखें इसका आंसर जो समझ आता है लिखें, फिर मैं करूंगा डिस्कस। पहले आपको जो समझ आ रहा है लिखें, लेकिन लिखना जरूर, जबानी नहीं सोचना, लिखना है।
चले, जितनी को अंग्रेजी आती थी लिख लिया होगा, लिख लिया तो मैं शुरू करूं डिस्कशन। पहला पॉइंट क्या है, अब ये इतना ऑब्वियस है कि इसमें लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आप कहेंगे कि ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए है, इसलिए ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम इमीडिएटली। बस स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, तो टू द पॉइंट आंसर है। दूसरी क्या है, अच्छा हाँ, इस तरह ना आपको अब जैसे इसमें ये जो चारों ग्रांट्स हैं, क्या इस सवाल में सब ग्रांट रिलेटेड टू इनकम ही है? तो इसलिए ना हमें सवाल में ये भी आंसर करना पड़ेगा कि ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है कि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। मल्टीपल है ना, इसलिए आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये भी समझाना पड़ेगा कि मैं बताता हूं, मैं बताऊं गवर्नमेंट ग्रांट होती क्या है? गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं। जब कहा है कि फॉलोइंग ग्रांट्स,
तो वहां से आगे चलनी है बात। लेकिन चूंकि ग्रांट रिलेटेड टू एसेट भी है और इनकम भी है, इसलिए बताना पड़ेगा कि कौन सी क्या है। तो इसके जवाब में हमें कहना पड़ेगा कि ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और इमीडिएट सपोर्ट के लिए है, इसलिए इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगी। जो आपने लिखा है उसके साथ साथ आप चेक भी करते रहना। दूसरा क्या है? परचेज। हाँ, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है? वो तो हमने कहा नहीं, लोगों को नौकरी पे रखना है। कंडीशन, हमें ग्रांट बिल्डिंग खरीदने के लिए मिली है। हुज प्राइमरी कंडीशन इट रिक्वायर लॉन्ग टर्म एसेट। अदर कंडीशंस भी हो सकती हैं, तो इसकी प्राइमरी कंडीशन बिल्डिंग खरीदना है, इसलिए। और आपको ये बात आंसर में करनी पड़ेगी कि जो इंप्लॉइज रखना है वो सेकेंडरी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन चूंकि बिल्डिंग खरीदना है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। ये बताना पड़ेगा। अगर आप कहेंगे ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, तो फतवा नहीं मांगा उन्होंने आपसे, आपने रीजन बतानी है। ये अच्छी डिस्कशन है जिसके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट साबित करना पड़ेगा कि क्यों है। अगर सिर्फ इतना सेंटेंस होता ना कि बिल्डिंग खरीदने के लिए है, तो आप बेशक सिर्फ इतना आंसर कर देते कि चूंकि बिल्डिंग खरीदने के लिए है इसलिए ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। लेकिन अब कंप्लीट आंसर होगा जिसमें आप एम्प्लॉयमेंट वाली बात को निगेट भी करेंगे कि वो सेकेंडरी कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन बिल्डिंग खरीदना है, इसलिए ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है। और इसके अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं। सवाल ने थोड़ी कहा है कौन सा तरीका फॉलो होता है। और अगर होता ना सिर्फ कैलकुलेशन या इनकम स्टेटमेंट, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा था। तो वो डिस्कस करने को कह रहा है, तो हमें दोनों तरीकों का जिक्र करना पड़ेगा कि इसकी अकाउंटिंग के दो तरीके हैं। एक, हम बिल्डिंग की कॉस्ट में से ही नेट कर लेंगे, उससे एज अ रिजल्ट डेप्रिसिएशन रिड्यूस्ड अमाउंट पे चार्ज होगी ओवर 20 ईयर्स। और दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर कर लेंगे और उसको ओवर 20 ईयर्स डेप्रिसिएशन के ही मेथड से मैचिंग कराने के लिए इनकम बनाएंगे। ये इसका प्रॉपर आंसर बनेगा जी। नहीं, हमने ग्रांट को इनकम बनाने के लिए क्या रूल पढ़ा था कल कि जब सेकेंडरी कंडीशन पूरी हो जाए? नहीं, ग्रांट की इनकम बनाने का क्या रूल है? जिस खर्चे के लिए ग्रांट है वो खर्चा जब एक्सपेंस बनेगा तब इनकम बनेगी। ये जो 5 साल वाली शर्त है ना, 5 साल 4 साल, ये मैं आपको ना कल पढ़ाऊंगा रीपेमेंट, ये उसमें आके बात आएगी। हाँ जी, दूसरी ग्रांट। तीसरी, अब इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि प्लांट मिला है ग्रांट के तौर पे, तो हमें यह बताना पड़ेगा कि चूंकि प्लांट मिला है तो ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, नॉन मॉनिटरी है, इसलिए इसकी अकाउंटिंग के तरीका है कि हम इसको और इसकी ग्रांट को इस पे या इस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब इसके जवाब में ये बात आएगी। अपना चेकिंग भी करें ना, कहां कहां क्या क्या लिखा है। चौथा, इसके जवाब में आप ये कहेंगे कि ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और इसके लिए हमें 3 साल के खर्चे के लिए सपोर्ट मिली है, तो इसको उस खर्चे से मैच कराते हुए ओवर 3 इयर्स इनकम बनाएंगे। तो गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल आपसे ना थ्योरी वाला यानी अंग्रेजी लिखने वाला टेस्ट हो सकता है। चले बाकी फिर अभी जबानी देखते हैं। एक अभी करते हैं, बाकी फिर एक दो कल और कराऊंगा। अभी आप एक सवाल पढ़ लीजिए, IAS 20 वाले देखें, चैप्टर में होगा, बुक में देखिए। ये होगा जी एक स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट का, और शुरू हो रहा होगा, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज। स्प्रिंग 2023 मिला कि नहीं? IAS 20 वाले चैप्टर में नहीं मिला? स्प्रिंग 2023 अटेम्प्ट है, उसमें A, B और C 3 पॉइंट्स हैं। मिल गया? अच्छा, पहले सवाल का पहला पैराग्राफ पढ़िएगा सिर्फ, यानी A, B, C ऊपर ऊपर। आपको देख के लग रहा है कि आप तो भी सवाल तक नहीं पहुंचे। नई बुक में पेज 10 पे
ये अभी तक नहीं पहुंचे सवाल पे। क्वेश्चन नंबर पेज 10 पे 3। नहीं, आपने पेपर खोला हुआ है? अगर किसी ने ओरिजिनल पेपर खोला हुआ है तो उसमें उस अटेम्प्ट में क्वेश्चन 2 था। यार अभी तक नहीं पहुंचे, क्या मतलब है पहली लाइन का? अच्छा, सवाल का रिक्वायर्ड किधर है? पहली लाइन, डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डेल्ट विद इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंट एंटिटीज। वही जो अभी बात की थी। एक एक करके चलते हैं। पॉइंट ए पढ़ लें। जी, इसके जवाब में आप ये कहेंगे कि ये 25 मिलियन की ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है और ये कंपनसेशन है एक पास्ट लॉस के बदले, इसलिए इट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली एज इनकम इन 2022। ठीक है, बस हाँ इतना ही है। बी पढ़ लें। हाँ जी, ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है कि एसेट है? वो तो कह रहे प्लांट लगाया, वो तो उसने लगाया ना, वो तो इलाका बता रहे हैं कि जिस इलाके में इन्होंने प्लांट लगाया हुआ है वहां पर सब रहते हैं इलिटरेट लोग। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि यहाँ के लोगों को हम हायर करें, उसके लिए गवर्नमेंट ने हमें 40 मिलियन ग्रांट दी है। ये पहले सेंटेंस से किसी को स्टिल कंफ्यूजन कि ये प्लांट के लिए मिली है, प्लांट के लिए नहीं मिली है। वो तो वैसे जिक्र कर रहे हैं कि कंपनी है जिसने प्लांट लगाया है ऐसे इलाके में। अब उसके बाद ग्रांट की बात हो रही है और इस मजीद शक को दूर करने के लिए सवाल वाले ने बता दिया कि ग्रांट की अमाउंट सैलरीज, तो उससे भी हिंट मिल रहा है। तो पहली बात ये ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है। दूसरी बात, इसको हमने फ्यूचर की सैलरीज की सपोर्ट के लिए है, तो ये हम ओवर कितने साल, ओवर कितने साल? हाँ जी, अच्छा चले, जिनको 2 इयर्स लग रहा है उनसे एक सवाल है, जितना हमारा खर्चा होना है गवर्नमेंट लाजमी पूरी की पूरी अमाउंट हमें सपोर्ट करे? नहीं, जरूरी नहीं है। तो ये जो इन्होंने 2 साल की सैलरी के बराबर पैसे कहे हैं ना, ये धोखा दिया एग्जामिनर ने कि 2 साल बच्चों को दिखा दो। ये सिर्फ अमाउंट की कैलकुलेशन बताई है। आगे गवर्नमेंट ने कहा है कि पैसे दे क्यों रहे हैं आपको? 5 साल तक एम्प्लॉइज रखने हैं आपने, तो हमने उनकी तनख्वाह के लिए सपोर्ट किया है आपको, तो इसलिए हम इस 40 मिलियन को 5 साल पे इनकम बनाएंगे और मैचिंग उन 5 साल तक की सैलरी से मैचिंग करते हैं। और लास्ट, नहीं इसके जवाब में तो नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं है। हाँ जी, आपको अब यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि ये जो सड़क बनाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा अगर कर रही है तो ये इनडायरेक्ट बेनिफिट है, स्पेसिफिक टू द एंटिटी नहीं है। जब स्पेसिफिक टू द एंटिटी नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट असिस्टेंस ही नहीं है, तो इसलिए इस पे IAS 20 अप्लाई ही नहीं होगा। हाँ जी, तो कल इस तरह के सवालों की और प्रैक्टिस करके तो कल रीपेमेंट कराता हूं। चले ठीक है जी, नमाज पढ़ के आ जाए।